नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया है उसमें हमने स्वर देखा था। हम हिंदी वर्णमाला एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। पहला जो लेक्चर हुआ है वो स्वर के ऊपर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आपने देखना चाहिए पहले और फिर इस पर आना चाहिए। तो इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है व्यंजन। हम स्वर देख चुके हैं, अब हम व्यंजन देखने वाले हैं कि आखिर व्यंजन क्या होता है। परंतु व्यंजन पढ़ने के पहले एक बार हमें स्वर का थोड़ा सा रिकेप करना ज़रूरी है कि आखिर स्वर क्या होते थे, स्वर हम किसे कहते थे। तो हमने स्वर को पढ़ते हुए हमने देखा था कि भाई स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कि वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों या व्यंजनों की सहायता हमें नहीं लगती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और अब ठीक जब आपको स्वर समझ में आ गया है तो व्यंजन भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई जब हम किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उसे स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। वो अपने आप में स्वतंत्र जो है होते ही नहीं है। जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होगा वो व्यंजन है। जैसे कि वे वर्ण जो दूसरे जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उन्हें सहायता लगती है। स्वरों की सहायता से मतलब अ आ ई उ ओ ए ऐ ओहा, इन सब की सहायता से वो अपना उच्चारण करते हैं। इसे ही आप व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़े तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि शामिल रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब आप संधि पढ़ोगे तो संधि में कई बार हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और वो कन्फ्यूजन दूर होगा जब आप व्यंजन अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये अगर पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया तो संधि को जब आप तोड़ोगे तो आपको आसानी से आप उसको तोड़ पाओगे। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि शामिल रहती है, इसको याद रखना है आपको। जैसे अगर आपने क लिखा, क क्या है, एक व्यंजन है, परंतु आप जैसे ही आपने पहले पढ़ चुके हैं आप कि भाई जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो मतलब क जो है ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क धन अ ये मिलकर होता है क। ये जो आपको जो नीचे ये दिख रहा है ये है हलंत। तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि शामिल रहती है। जैसे क और त ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जब इनको हम तोड़ के देखेंगे तो इसमें क के साथ हलंत आ जाएगा और ये हो जाएगा अ। इन दोनों को सम्मिलित रूप से आप बोलते हैं क। जब भी किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि संधि में काम में आएगा। पुनः कह रहा हूँ कि जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, इसका मतलब है कि वह व्यंजन में अ शामिल नहीं है। यदि हमने प लिखा और प के नीचे हलंत लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये व्यंजन में अ शामिल नहीं है और उसको पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए उसमें अ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा वो प। तो ये हलंत भी आपको ध्यान रखना है, वैसे हम आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको आई होप क्लियर होगा कि व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि शामिल रहती है। व्यंजनों की संख्या मूलतः 33 है। अब यहाँ पे बहुत डाउट होता है सबको कि कई जगह आप 41 पढ़ते हैं, जो कि ठीक भी है। पर अगर आपसे पूछे कि मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है तो याद रखना आपको 33। तो मूल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 44। अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में मूल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 44। 44 कैसे, 11 स्वर है और 33 जो है मूल व्यंजन है। अब वो कैसे आगे और भी व्यंजन जुड़ते जाते हैं, कुछ और वर्ण जुड़ते जाते हैं जिससे कि हमारी वर्णमाला 52 अक्षरों की हो जाती है, ये हम आगे देखने वाले हैं। परंतु अभी फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूलतः 33 है। हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखें कि स्वर और व्यंजन, तो जो है व्यंजन की बात करें अभी हम, तो व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं अगर हम देखा जाए तो मूल व्यंजन की बात करें 33 है। इसको आपको थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आपसे पूछे कि भाई मूल व्यंजन कितने हैं तो आप बताओगे 33। आपसे पूछे कि भाई स्वर वर्ण कितने हो गए तो स्वर वर्ण हो गए 11। आपसे पूछा जाए कि अयोग वाह वर्ण कौन से हो गए
कितने हो गए, तो ये हो गए 2। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए, तो ये भी हो गए 2। और संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, तो ये हो गए 4। ये आपको ध्यान रखना है। अयोगवाह, उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन में यहाँ से भी कई बार सवाल आएंगे। ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, पर अब हम व्यंजन पर आ रहे हैं। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट यह आपको टॉपिक स्टार्ट होता है। तो व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं पुनः कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन में आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है या उच्चारण में सहायता लग रही है। किसकी सहायता लग रही है, स्वरों की सहायता लग रही है। हम स्वर की सहायता से ही उच्चारण कर पाएंगे, उसे हम व्यंजन कह रहे हैं। व्यंजन मुख्यतः की बात करें हम 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि 33 प्रकार के हैं। इन 33 वर्णों को, इन 33 व्यंजनों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 प्रकार में, जो हमारे मूल व्यंजन हैं। कौन से 3 प्रकार, ये नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हो गया स्पर्श व्यंजन, या जिसको आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं हम आगे देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन हो गया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन भी कह रहे हैं, अंतःस्थ व्यंजन। और एक हो गया उष्मी व्यंजन, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कह रहे हैं। तो व्यंजन मुख्य रूप से जो कि मूल व्यंजन है वो 3 प्रकार के हो रहे हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है 25 प्रकार के या 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन है 4 और उष्म व्यंजन है 4। ऐसे करके 25 धन 4 धन 4, ये हो गए आपके 33 व्यंजन। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि भाई स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब आप किसी व्यंजन को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी वर्ण को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बोलने में आपका मुख के किसी भाग को स्पर्श कर रहा है। जैसे आप क, प, फ, ब, म, च, छ, ज कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये मुख के अलग अलग हिस्से को स्पर्श करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कह रहे हैं। इसको हम सरल भाषा में कहें कि जब आप ऐसे वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं जिसमें आपका गला हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया या दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इन सब की सहायता से उच्चारण कर पा रहे हैं, इन सब की सहायता लग रही है, तो जब इनकी सहायता से हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं हम उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, वो ये पूछता है कि कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित किया जाता है। और ये तो हमारे टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ भी है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पर्श व्यंजन की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि जब उच्चारण के समय मुख के किसी भाग का स्पर्श हो या उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ के स्पर्श की सहायता से हो, ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि इसको हम 5 भागों में बांटते हैं, क्योंकि आप मुख को देखें, क्योंकि जो मुख के अलग अलग हिस्से हैं जहाँ से हम उच्चारण करते हैं वो भी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम स्पर्श व्यंजन को भी हम 5 भागों में बांट रहे हैं, 5 वर्गों में बांट रहे हैं, इसीलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन आपको ध्यान रखना है, 5 वर्गों में विभाजित हमने इसको किया हुआ है। और ये वर्ग कौन से हैं, क, च, ट, त, प, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये आपको जबान पे होना चाहिए। ये लाइन से आपको क्रम पता रहना चाहिए कि क है, फिर च है, ट है, त है और प है। ये क्रम आपको पता रह गया, एक बार आपको याद हो गया तो आप इससे बनने वाले सवाल मुझे नहीं लगता है कि आप गलत कर पाओगे। तो 5 वर्गों में विभाजित किया है, क, च, ट, त, प वर्ग। और इसको ही अब हम देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि आखिर हम हमारी देवनागरी लिपि को इतनी वैज्ञानिक क्यों कहते हैं। पूरे विश्व में अगर सबसे वैज्ञानिक अगर आपको कहीं देवनागरी लिपि मिलती है तो वो आपको हिंदी में मिलती है, क्योंकि इसका क्रम भी बहुत ही शानदार तरीके से उच्चारण के हिसाब से इसके क्रम को भी जमाया गया है। अब आप देखेंगे आपको समझ में आएंगे। तो आपको एक क्रम याद रखना है, अगर आपने क्रम याद रख लिया तो आप बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो कंठ से ओष्ठ का क्रम, अगर आप हमारे मुख को देखें और हम कंठ की बात करें, कंठ से हम
ओठ तक के आएंगे। तो ये आपको क्रम देखने को मिलेगा कि सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है और फिर ओष्ठ आता है। तो जब हम और वैसे ही हमने क्रम देखा क च ट त प, तो आपको क्या करना है, एक तरफ कंठ से ओष्ठ तक के जाना है और फिर क से प वर्ग तक के जाना है। तो आप देखोगे कि जो कंठ है वो क वर्ग हो गया, तालु जो हो गया च वर्ग हो गया, मूर्धा जो हो गया ट वर्ग हो गया, दंत जो हो गया त वर्ग हो गया और जो ओष्ठ है वो प वर्ग हो गया। आपको किसी एक चीज़ को याद रखना है, उससे दोनों याद हो जाएगा। जैसे कंठ से अगर हम मुख तक के आते हैं, अगर आप क्रम याद रख लोगे, ये भी क्रम से है और ये भी क्रम से ही है। तो कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है दंत और दंत के बाद आता है ओठ। वैसे ही क के बाद च के बाद ट, ट के बाद त और त के बाद प। तो ये अपने आप में दोनों ही देखा जाए तो एक क्रम है, इसमें आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो फटने आप जल्दी से आप क्या करोगे, कंठ से ओष्ठ लिखोगे और वैसे ही क से प लिखोगे और ऐसे कर लो, मिला लोगे। तो क्या होगा कि आपको उसमें कन्फ्यूजन नाम मात्र का रह जाएगा और बड़े आसानी से उस सवाल को आप कर लोगे। अब सवाल ये उठता है कि इन वर्गों में कौन से वर्ण आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछेगा कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण बताइए, तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन बताइए, मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन बताइए और दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजन बताइए। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार, हजारों बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछता रहेगा। तो वैसे ही हम देखें कि भाई क वर्ग की बात करें तो क में क ख ग घ ड़, इसको इंगा बोलते हैं शायद, इसका उच्चारण जो है। और च वर्ग की बात करें तो च छ ज झ इया। ट वर्ग की बात करें ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग की बात करें तो त थ द ध न। प वर्ग की बात करें हम प फ ब भ और म। ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने ये याद रख लिया तो व्यंजन का जो है ये 80% भाग आपने कवर कर लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट व्यंजन का यही है, लगभग आप 80% एरिया कवर कर लोगे अगर आपने सिर्फ क च ट त प वर्ग और ये आपने याद रख लिया। वेरी वेरी IMP है। अगर आपसे पूछे कि ग का उच्चारण, ग व्यंजन का उच्चारण किस मुख के किस भाग से होता है, तो आप देखोगे कि भाई जो ग वर्ग है, जो ग वर्ण है, जो ग व्यंजन है, ये क वर्ग का हिस्सा है। आपके दिमाग में क्लिक होगा कि जो ग व्यंजन है क वर्ग का हिस्सा है। और फिर आपने पढ़ा कि क जो वर्ग है वो कंठ वाला है ना। तो आप तुरंत बता दोगे कि जो ग है वो कंठ से उच्चारित हो रहा है। फिर आपसे कोई पूछे कि भाई ड व्यंजन मुख के किस भाग से उच्चारित होता है, तो आप तो तुरंत देखा कि ट ठ ड ढ न, ये तो इस ट वर्ग का है। फिर आप देखोगे ट तीसरे नंबर पे आता है और यहाँ तीसरे नंबर पे मूर्धा है। तो आप बोल दोगे भाई कि जो ड है ये मूर्धा से उच्चारित होता है। आपसे पूछे कि ब जो है मुख के किस एरिया से, किस भाग से उच्चारित होता है, आपने देखा कि ये भाई प वर्ग है। प वर्ग अंतिम आ रहा है पांचवा और अंतिम है ओष्ठ। तो आप तुरंत बता दोगे कि जो ब है वो जो है ओठ से उच्चारित हो रहा है। अब आप इनका उच्चारण भी करके देखोगे तो आप समझ में आएगा कि भाई जब आप क ख ग घ ड़ इंगा बोलते हैं तो ये कंठ पे जोर आ रहा है, कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। वैसे आप च छ ज झ या बोलते हैं तो ये तालु से उच्चारित हो रहा है। आप इनका उच्चारण करके देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आप तुरंत जैसे आपके सामने सवाल आता है तो आप तो या तो ऐसा बना सकते हैं या तुरंत आप उच्चारण करके देख सकते हैं। जब आप उच्चारण करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल कुछ गलत आपसे हो सकते हैं। वैसे ही आपसे जैसे अब दंत से पूछा जाए कि दंत वाले कौन से हैं, अब इनका उच्चारण करिए त थ द ध न। कहीं ना कहीं दांत आप इसमें आपकी जीभ से टच हो रहा है। वैसे ही प वर्ग में आपकी होठ यूज़ हो रही है। आप देखिए प फ ब भ म। तो ऐसे आपको इनका उच्चारण करके देखना, बोल के देखना। जब आप बोल के देखोगे तभी आपको ये याद होगा। पढ़ने से तो याद होगा पर आपको उच्चारण करना है, बोल के देखना है। 2-3 बार आप अगर बोल लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये व्यंजन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन स्वर से, एक क्वेश्चन व्यंजन से इसमें जो है आने वाला है। इसके बाद तो ये देखिए ये कितने हो गए, ये पूरे 25 हो गए हैं। अगर आपसे पूछा कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो ये 25 हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अब इसके नाम से स्पष्ट है अंतस्थ, अंतः स्थ, मतलब जो भीतर है, जो मध्य की ओर है, जो मुख के जो भीतर है, जो मध्य की ओर स्थित है, वैसे व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन कहला रहे हैं। इसको हम और दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्पर्शहीन वर्ण है, जैसे मुख के किसी हिस्से के पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, जो मुख के किसी भी हिस्से को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उसको हम अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं। इसको हम स्पर्शहीन व्यंजन भी कहते हैं। ये कुल मिला के 4 होते हैं। अब इनका उच्चारण करके देखेंगे कि य व र ल, य र ल व, ये 4 हैं। चारों को आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कई बार यहाँ से बहुत सारे सवाल निकले। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप अभी वर्ग 3 दे रहे, इसके बाद आप वर्ग 2 देंगे, 1 देंगे या ऐसा ही देंगे, या हर जगह आपको काम में आने वाला। एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाओगे। तो आपसे पूछा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, फिर उच्चारण करके देखिए, य र ल व, य र ल व। कहीं ना कहीं इनका जो है पूर्ण रूप से किसी भी एक हिस्से को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं। 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखें तो है उष्म व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है। उष्मा का मतलब क्या होता है? उष्मा का मतलब होता है गर्म। जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है या हवा निकल रही है। तो ऐसे जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जब हवा निकले तो उसको हम उष्ण व्यंजन की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो ये कौन से हैं? जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई जिनका उच्चारण करते समय उष्ण गर्म हवा वायु बाहर निकले, इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको निकलते समय मुख में संघर्ष होता है। 4 हैं, चारों आपको याद रखना है। कई बार सीधे पूछ लेता है कि कौन से उष्मी व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है। तब आप इनका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि तीनों प्रकार के श इसमें आ गए और ह, इतना ही आपको याद रखना है। तो श, श, स और ह, इनका आप उच्चारण करेंगे तो चारों के उच्चारण में मुख से हवा बाहर निकल रही है। तो मुख से हवा बाहर निकल रही है, गर्म हवा बाहर निकल रही है। इस आधार पे इसको हमने एक अलग कैटेगरी बना दी इसकी कि ये है उष्मी व्यंजन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, श, श, स और ह। तो ये मुख्यतः 3 भेद हो गए। अन्य भेद आपको याद रखना है कि व्यंजनों के अन्य भेद कौन से होते हैं। एक हो गया इसमें संयुक्त व्यंजन। आई होप ऊपर के तीनों आपको समझ में आए होंगे। तीनों मूल है, उनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना, क्योंकि जनरली सवाल वहाँ से पूछता है। अब संयुक्त व्यंजन जो है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के जो मेल से निर्मित होता है वो है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन है ना, यहाँ पे 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं और संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जो हमने आगे देखा हलंत, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप संयुक्त व्यंजन को सिर्फ इतना समझ जाए कि 2 व्यंजनों का मेल हो रहा है, 2 व्यंजनों के मेल से ही नया व्यंजन बन रहा है, इसको आप संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको वर्णमाला में शामिल किया हुआ है परंतु मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब देखिए 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं, ये चारों का नाम याद रखना है कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो है मूल 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हमने जो यहाँ पे कहा कि पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, इसका मतलब क्या है? जब आप अक्ष को लिखोगे, छ को जब आप लिखोगे तो इसका ये बना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल पूछता है कि बना कैसे है। तो क और श, जो छ है वो क और स से मिलकर बना हुआ है। जो क में हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है कि स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है इस व्यंजन में। और श, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क धन स धन अ। जब आप अ लिख दोगे इसका मतलब है कि स में अब हलंत नहीं लगा, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है कि श में स्वर नहीं है, क्योंकि अब इसके पहले हमने देखा कि जहाँ हलंत लगा है इसका मतलब है कि वो स्वर रहित व्यंजन है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब हम क धन स धन अ लिख रहे हैं उसका मतलब ही यही है। यह आपको संधि में बहुत काम में आने वाला है। तो आप इसको श भी लिख सकते हो और आप इसको श धन अ हलंत के साथ ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि
छ का उच्चारण क और स से मिलकर बना हुआ है। त्र की बात करें तो त और र से मिलकर बना हुआ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं त धन र धन अ। ज्ञ की बात करें तो ये ज और य, इसलिए इसका उच्चारण जो ज्न भी होता है कई जगह, जैसे आप ज्ञानी बोलते हैं, है ना, और परंतु अगर आप सही इसका उच्चारण देखें तो इसका उच्चारण ज्ञानी होता है, न कि ज्ञानी होता है। तो ज धन य, तो ज धन अ धन अ, यह आपको देखना है। और श्र की बात करें तो श, इसमें श्र किससे बना है, ये श और र से मिलकर बना हुआ है। आप भले ये याद मत रखिएगा, परंतु ये आपको याद रखना है कि ये किन वर्णों से मिलकर बने हैं। जब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो छ जो है ये क और स से, त्र जो है त और र से, ज्ञ जो है वो ज और अ से, और साथ में य से, और श्र की बात करें तो ये श और र से मिलकर बना हुआ है। हलन की हमने थोड़ी सी चर्चा करी यहाँ पे, इसके पहले भी हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं। अर्थात क्या हो गया कि व्यंजन जो है स्वर रहित है, आपको ध्यान रखना है। कुछ दंतोष्ठ व्यंजन भी होते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन मतलब दांत और ओष्ठ दोनों का हमने इसमें उपयोग किया है। तो इसमें याद रखना कि वह जो है दंतोष्ठ व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है तो ये हो गया वह। एक होता है लुंठित व्यंजन, जब आप ल का ये ल है, सॉरी, लुंठित व्यंजन में, ठीक है, जब हम लुंठित व्यंजन की बात करते हैं तो लुंठित व्यंजन का मतलब होता है कि जब आप उच्चारण करते हो तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी गोल होती है, बेलना आकार होने लग जाती है। तो लुंठित, तो ल का जब आप उपयोग करते हैं तो आपकी जीभ जो है ऊपर जाकर थोड़ी सी अंदर मुड़ जाती है। अगर आप ध्यान से अगर ल का अच्छे से उच्चारण करेंगे तो इसको आप लुंठित व्यंजन भी कह रहे हैं, ल को। इसके बाद हम आगे बढ़े तो महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन की बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो जिन्हें बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है या जब बोलने में अधिक वायु निकलती है, इसको हम महाप्राण व्यंजन कह रहे हैं। जब अधिक प्रयत्न करना पड़े या अधिक वायु निकले, अधिक जोर लगे, तो उसको हम महाप्राण व्यंजन कह रहे हैं। इसकी एक ट्रिक है कि कौन से महाप्राण व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मतलब जो 25 है, क च ट त प वर्ग जिसकी बात कर रहे हैं हम तो ये जो स्पर्श व्यंजन है इसके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यहाँ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेकंड प्लस फोर्थ ये जो वर्ण है इसको आप कह रहे हैं महाप्राण व्यंजन। मतलब हर वर्ग का स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन है, और उष्मी व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर एक प्रकार से ये दूसरा और चौथा वर्ण भी महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे, और जितने भी उष्म व्यंजन हैं ये भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उष्म व्यंजन 4 है, जैसे कि श श श ह, ये आपको पता है पहले से। और अगर आप अभी क च ट त प वर्ग अगर आपको याद हो गया हो तो उसमें भी आप निकाल पाओगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क च ट त प वर्ग है ये, और इनके पूरे के पूरे वर्ण हैं। और इसमें हमने क्या कहा कि महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन है जिनको अधिक समय लगता है, अधिक जोर लगता है बोलने में, और उसकी ट्रिक क्या थी कि भाई दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में, तो ये दूसरा हो गया और ये चौथा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग का महाप्राण व्यंजन कौन सा है तो आप तुरंत क वर्ग पूरे 5 वर्ण लिखोगे और उसमें देखो कि महाप्राण वो है जो दूसरा है और जो चौथा है, तो ख और घ, ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको बोलोगे, आप देखो उसका उच्चारण करिए, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से अधिक हवा निकलती है। तो देखो ख और घ, तो क, वैसे ही अगर आप च की बात करें तो छ और झ, ट वर्ग की बात करें तो ढ, ये ठ है, ट ठ और ढ, ट ठ, देखो ये हो गया ठ और ये हो गया ढ। तो इन दोनों का जब आप उच्चारण करोगे तो अधिक हवा निकल रही है। फिर हम त वर्ग की बात करें तो थ और ध, इन दोनों को आप उच्चारण करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये महाप्राण है। वैसे ही प की बात करें तो फ और भ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन से महाप्राण व्यंजन हो गए। तो हम क वर्ग की बात करें तो इसमें ख हो गया और घ हो गया। वहीं हम च वर्ग की बात करें तो छ हो गया
और झ हो गया। हम ट वर्ग की बात करें तो ठ हो गया और ढ हो गया। वहीं हम त वर्ग की बात करें तो थ हो गया और ध हो गया। वहीं हम प वर्ग की बात करें तो फ हो गया और भ हो गया। इन्हें आपको रट्टा मार लेना है कि ख घ छ झ ठ ढ़ थ ध फ और भ ये जो है पूरे के पूरे जो है महाप्राण हैं और साथ में ये उसमी व्यंजन में भी शामिल है। तो महाप्राण आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाप्राण व्यंजन कौन से आप तुरंत लिख कर देखिएगा और उच्चारण करके देखिएगा, तो दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन सेम, जब हम क्या कर रहे हैं, कम वायु निकल रही है, जिसका उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम स्पर्श करना पड़ता है, आसानी से हम उच्चारण कर पाते हैं, वो अल्प प्राण व्यंजन है। तो इसका भी ट्रिक है कि जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो कचट अपवर्ग है, इसमें बचे वाले 1 3 5 वर्ण, 2 और 4 उधर हमने देख ली, वो महाप्राण है और बचे हैं 1 3 5 प्लस साथ में अंतस्थ वर्ण। जहाँ हमने उस महाप्राण में हमने उष्मी देखा, अल्प प्राण में देखेंगे हम अंतस्थ वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 1 3 5 और साथ में अंतस्थ व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का 1 3 और 5 वर्ण, साथ में अंतस्थ वर्ण, ये पूरे के पूरे अल्प प्राण व्यंजन हैं। अंतस्थ वर्ण मतलब य र ल व, हम आगे देख चुके हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो भाई पहला, तीसरा और पांचवा। अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में अल्प प्राण कौन से हैं, है ना, ये हमने महाप्राण देख लिया, आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे क वर्ग में अल्प प्राण कौन सा है, तो आप बता दोगे कि पहले नंबर पे आ रहा है क, तीसरे पे आ रहा है ग और पांचवें पे आ रहा है इंगा। फिर च वर्ग की बात करें तो च ज य। ट वर्ग की बात करें तो ट ड और न। त वर्ग की बात करें तो त ध और न। प वर्ग की बात करें तो प ब और म। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूरे के पूरे हो गए अल्प प्राण। और मुझे लगता नहीं कि आप 1 2 बार पढ़ोगे तो भूलोगे, आपको पूरा का पूरा याद अच्छे से हो जाएगा। और साथ में अंतस्थ वर्ण, एक में उष्म वर्ण है महाप्राण में, अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण। अब हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिंदी के 5 अनुनासिक वर्ण हैं, जिसमें इंगा, ण, ञ, ण, न और म। आप देखोगे ये पूरे के पूरे, इसको हम जो है अनुनासिक वर्ण कह रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा जो है स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं, इसको हम अनुनासिक वर्ण कह रहे हैं। ये कौन से आते हैं, इंगा, ञ, ण, न, म। ये आपको